नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 12 दिसंबर 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो आर्टिकल है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया है। तो ये सोशल मीडिया की दुनिया में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इंडिया को भी क्या ऐसा करना चाहिए, डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, हमारे देश में एजुकेशन की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है। एजुकेशन एक राइट नहीं है, जो कि आर्टिकल 21A है। एजुकेशन एक प्रिविलेज बन गया है जो सिर्फ अमीरों के लिए है। कैसे? तीसरा, यूएसए ने अपना नया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी वाला डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, तो इसमें क्या मुख्य बातें हैं, इंडिया पे असर, वो सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने सोशल मीडिया से संबंधित एक फैसला लिया है। अब ये फैसला देखो, सोशल मीडिया की दुनिया में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या फैसला है, कैसे इंपैक्ट करेगा, सब डिस्कस करेंगे। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अभी तक इंटरनेट बिल्कुल फ्री रेंज था, मतलब खुला मैदान, कोई भी आओ अकाउंट बनाओ। लेकिन देखो, ऑस्ट्रेलिया ने अब बोला है बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ऑस्ट्रेलिया देखो दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सोशल मीडिया का यूज करने के लिए एक मिनिमम एज सेट कर दी है। कितनी? 16 साल। और कानून का नाम क्या है? इनके कानून का नाम है ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट। क्या नाम है? ये देखो, ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट एक्ट। बीच में सोशल मीडिया मिनिमम एज भी है। तो इस एक्ट के अनुसार अगर कोई बच्चा 16 साल से छोटा है तो देखो, प्लेटफॉर्म्स को उस बच्चे के लिए, 16 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब सब कुछ ब्लॉक करना पड़ेगा। अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि ऑर्डर है। मतलब प्लेटफॉर्म्स को रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने होंगे यूजर्स की एज को वेरीफाई करने के लिए। जैसे हमारे देश में अगर मान लीजिए रूल लागू होता तो आधार कार्ड मांगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि पहले आधार कार्ड दिखाओ, पहले एज वेरीफाई करवाओ, तब हम आपको प्लेटफॉर्म चलाने देंगे, अदरवाइज नहीं चलाने देंगे। और अगर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेल होते हैं, वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया चलाने देते हैं, तो देखो उन पे $33 मिलियन तक का फाइन लग सकता है, यानी 280 करोड़ तक का। अब देखो, आप ध्यान दीजिएगा, इस कानून में बच्चों पे कोई पेनल्टी नहीं है। मान लीजिए 15 साल का कोई बच्चा सोशल मीडिया चलाता है, उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। अगर चिंटू है जिसकी उम्र 14 साल है, चोरी छुप के अकाउंट बना लेता है, तो पुलिस चिंटू को नहीं पकड़ेगी, पुलिस मार्क जकरबर्ग को पकड़ेगी, सुंदर पिचाई को पकड़ेगी। मतलब प्रैक्टिकली उनको नहीं पकड़ेगी, उनकी कंपनी को पकड़ेगी, मतलब फाइन लगाएगी। समझ गए? तो कहने का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, यूजर के ऊपर नहीं है। अगर 16 से कम उम्र का बच्चा अगर इंटरनेट सोशल मीडिया एक्सेस कर भी लेता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर नहीं है, वो है कंपनी पर। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग थोड़ा सा ट्विस्ट भी है। देखो, शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यूट्यूब को बैन से बाहर रखा था, क्योंकि देखो यूट्यूब पे बहुत सारी सीखने वाली वीडियोस होती हैं, एजुकेशन वाली वीडियोस होती हैं, समझ गए, जैसे क्लासेस हैं, ट्यूटोरियल्स हैं। लेकिन जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ये जो एग्जाम्पशन था वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि देखो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह पाया कि यूट्यूब पे बच्चे पढ़ाई कम कर रहे हैं और एल्गोरिथम के जाल में ज़्यादा फंस रहे हैं। इसलिए 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यूट्यूब को भी इस बैन के दायरे में डाल दिया। अब कौन कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैंड है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो ये कानून बनाया है, इसमें कौन कौन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आता है, ये सब फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट, स्नैपचैट, टिकटॉक, ट्विच और इवन यूट्यूब भी। और किसे छूट मिली है? कुछ देखो गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को छूट मिली है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे फोर्टनाइट है, रोब्लॉक्स है। कुछ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को छूट मिली है, जैसे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप में देखो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है, वो भी इंक्रिप्टेड है। एजुकेशनल साइट्स को छूट मिली है, जैसे गूगल क्लासरूम। और देखो एक चीज, एआई चैटबोट्स पे ऑस्ट्रेलिया की सरकार की नजर है, बट अभी फुल बैन जो है वो एआई चैटबोट्स पे नहीं लगा है।
अब देखो, आप में से कुछ लोग ये सोचोगे सर ये तो बच्चों की आज़ादी को छीनने वाली बात हो गई। देखो, ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ये कहना है सोशल मीडिया का डिज़ाइन ही इस प्रकार से किया जाता है कि वो एडिक्टिव बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें बार बार देखें और इसी से उनका धंधा चलता है। यहाँ पे ना हम एक टर्म यूज़ करते हैं, परसुएसिव डिज़ाइन। क्या डिज़ाइन है? कौन सा डिज़ाइन? परसुएसिव डिज़ाइन। टेक कंपनीज जो है ना, वो देखो जानबूझ के, आपको शायद यकीन नहीं होगा, साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं ताकि आप स्क्रीन पे ज़्यादा देर रुकें। साइकोलॉजी को टारगेट करती हैं सोशल मीडिया की कंपनीज, ताकि आप इनफाइनाइट स्क्रॉल करते रहो, कंटेंट कभी खत्म ही ना हो, और लाइक्स कमेंट से आपका डोपामाइन रिलीज हो। ये कोशिश होती है सोशल मीडिया कंपनीज की। और गवर्नमेंट का डेटा देखो ये कहता है आधे से ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलियन है ना, वो ऑनलाइन साइबर बुलिंग फेस कर रहे हैं। सोशल मीडिया की वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन और इवन ईटिंग डिसऑर्डर तक बढ़ रहे हैं बच्चों में। और इवन देखो सोशल मीडिया पे ना बच्चों को फुसलाना, बच्चों को स्टोक करना, ये सब चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। जैसे देखो, हम ना अल्कोहल के लिए एज लिमिट डिसाइड करते हैं कि 25 साल से कम बच्चों को अल्कोहल नहीं बेची जाएगी। ड्राइविंग के लिए हम एज लिमिट डिसाइड करते हैं क्योंकि ये चीज़ें खतरनाक हैं। वैसे ही देखो लॉजिक है सोशल मीडिया के लिए भी, हम एज लिमिट जो है वो हम डिसाइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो टेक कंपनीज है ना, जैसे यूट्यूब वगैरह, जिन पे बैन लगा है, ऐसा नहीं है कि ये चुपचाप बैठ गई, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन अभी देखो वो कंप्लाई कर रही हैं क्योंकि वो अपना मार्केट खोना नहीं चाहती। उनको पता है कि हमने ऑस्ट्रेलिया की सरकार का ऑर्डर नहीं माना तो वो पूरी तरह से बैन लगा देंगे। फिर 16 से कम क्या 16 से ज़्यादा वाले भी सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डर को अभी मान रहे हैं। लेकिन देखो सोशल मीडिया कंपनीज के ना अभी कुछ बहाने भी हैं। मैं तो बहाने ही बोलूँगा। क्या बहाने हैं? सबसे पहला बहाना वो देती हैं कि ना एज वेरीफाई करने के लिए ना सबका आईडी कार्ड मांगना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार से ना प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा, आईडी कार्ड मांगना एज वेरिफिकेशन का। और देखो स्नैपचैट का ये कहना है कि अगर आप बच्चों को मेन स्ट्रीम ऐप से निकाल दोगे तो फिर वो क्या करेंगे? वो डार्क वेब को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे या फिर कम सिक्योर जो ऐप्स हैं उस पर चले जाएंगे जहां पे वैसे भी कोई सेफ्टी फिल्टर नहीं होता, बल्कि नुकसान होगा, ब्लैक मार्केट बन जाएगी एप्लीकेशन की। फिर यूट्यूब ये बोल रहा है कि देखो ये जो कानून है ना ऑस्ट्रेलिया का, ये माँ बाप के हाथों से कंट्रोल छीन रहे हैं। क्योंकि देखो हमने पेरेंटल कंट्रोल जैसे ऑप्शन दिए हैं कि पेरेंट चाहें तो अपने बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस छीन सकते हैं, लेकिन अब कानून कह रहा है कि बच्चे चला ही नहीं सकते। तो मतलब कंट्रोल अब पेरेंट के हाथ में नहीं है, सरकार के हाथ में है। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, उन्होंने भी यह सवाल उठाया है कि क्या 15 साल के बच्चे को दुनिया के इश्यूज जानने का हक नहीं है कि आप ये बैन लगा रहे हो? तो मेनली 4 आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं सोशल मीडिया बैन के विरोध में। लेकिन देखो मेटा ने तो ऑलरेडी, फेसबुक की पेरेंट कंपनी है ना मेटा, इन्होंने ऑलरेडी 16 साल से कम उम्र के बच्चों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो डीएक्टिवेट, मतलब अकाउंट्स जो हैं वो डीएक्टिवेट करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का मॉडल क्या है? ब्लैंकेट बैन, 16 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर सकते, कंप्लीट बैन। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्लेटफॉर्म्स की, कि आप ब्लॉक करो, हम नहीं देखेंगे, आप ब्लॉक करो। जबकि देखो दूसरी तरफ इंडिया का भी मॉडल है। इंडिया का भी 2023 में एक्ट आया था, डीपीडीपी एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। हमारा अप्रोच देखो थोड़ा अलग है। इस एक्ट में ना ये बोला गया है, चाइल्ड की डेफिनेशन सबसे पहले तो 16 से कम नहीं है, चाइल्ड की डेफिनेशन 18 से कम है। हमारे देश में बच्चों के सोशल मीडिया को एक्सेस करने पर बैन नहीं है, लेकिन हाँ वेरीफिएबल पेरेंटल कंसेंट जरूरी है। मतलब बच्चा यूज कर सकता है पर माँ बाप की परमिशन के साथ में। और कंपनीज जो हैं बच्चों का डेटा लेकर उन्हें टारगेटेड एड्स नहीं दिखा सकती, ये भी इस डीपीडीपी एक्ट में बोला गया है। लेकिन देखो इंडिया में एक चैलेंज ये है, 140 करोड़ की आबादी है। इतनी आबादी के लिए मतलब इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी एज 18 से कम है, सबके पेरेंट्स की कंसेंट लेना बहुत मुश्किल काम है। तो कंक्लूजन में देखो ये कहा जा सकता है
कि ऑस्ट्रेलिया ने जो ये काम किया है ना, ये पूरी दुनिया के लिए केस स्टडी बनेगा। तो इंटरनेट जो एक वाइल्ड वर्ल्ड हुआ करता था, अब उसका अंत होगा अगर दूसरे देश भी यही मॉडल फॉलो करते हैं तो। इससे देखो बच्चों की जो मेंटल हेल्थ है वो इंप्रूव होगी, उनकी साइबर बुलिंग नहीं होगी, स्टोकिंग नहीं होगी। लेकिन कौन सी ये हैं, टेक्नोलॉजिकल इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है, बच्चे वीपीएन वगैरह का इस्तेमाल करने लगेंगे। समझ गए? आपकी क्या राय है वैसे इस बारे में? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि देखो बैन लगाना सॉल्यूशन नहीं है, आज के समय में ना आप कहीं ना कहीं से एक्सेस कर ही लेते हो। यहां पे सॉल्यूशन है, अगर टेक्नोलॉजी ने प्रॉब्लम क्रिएट करी है ना तो टेक्नोलॉजी ही सॉल्यूशन देगा, ये कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। वैसे आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल है स्टार्क रियलिटी ऑफ एजुकेशनल कॉस्ट इन इंडिया। इस आर्टिकल में ना राइट्स वर्सेस प्रिविलेजेस की बात की गई है, राइट्स वर्सेस प्रिविलेजेस, और रेफरेंस यानी कंटेक्स्ट है एनएसएसओ का 80वें राउंड का सर्वे का डेटा। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इस आर्टिकल में ना बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे संविधान का आर्टिकल 21A और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दोनों का विजन क्या है। फिर दूसरे नंबर पे हम ग्राउंड रियलिटी डिस्कस करेंगे कि लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेज रहे हैं या गवर्नमेंट स्कूल। फिर तीसरे नंबर पे कॉस्ट फैक्टर डिस्कस करेंगे, एजुकेशन हमारे देश में फ्री है या फिर एक्सपेंसिव है। फिर चौथे नंबर पे हम शैडो एजुकेशन की भी बात करेंगे, कोचिंग कल्चर का राइज किस प्रकार से हुआ है। सबसे लास्ट में ये डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी कैसे बढ़ रही है और सॉल्यूशन क्या है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम इस आर्टिकल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं संविधान का आर्टिकल 21A और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, दोनों का विजन क्या है। देखो हमारे देश में जो आर्टिकल 21A है ना, शुरुआत से नहीं था। 2002 में ना 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और प्रोविजन यह किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री और कंपलसरी होगी। मतलब ये फंडामेंटल राइट बन गया, ये हक सबका है। फिर देखो 2020 में आती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी ने ना इस विजन को एक्सपेंड कर दिया। अब टारगेट 6 से 14 नहीं है, अब टारगेट है 3 से 18 कि 3 से 18 साल तक के बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होगी। मतलब प्री प्राइमरी से लेके 12वीं तक की एजुकेशन कंप्लीटली फ्री एंड कंपलसरी। समझ गए? तो गोल क्या है, एजुकेशन का पूरी तरह से यूनिवर्सलाइजेशन 2030 तक। ये जो लास्ट लाइन लिखी गई है, देखो कागज पे ना सब कुछ परफेक्ट लगता है कि हाँ सरकार फ्री एजुकेशन दे रही है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन वास्तव में क्या एजुकेशन फ्री है या फिर एजुकेशन सिर्फ अमीर बच्चों के लिए प्रिविलेज बन गया है, विशेषाधिकार बन गया है? तो असल में देखो ये पता लगेगा डेटा से। एनएसएसओ ने ना हाल ही में डेटा रिलीज किया। अब ये जो डेटा है ना एनएसएसओ का 80वें राउंड का डेटा है, 80वें राउंड के सर्वे का डेटा है, और अप्रैल 2025 से लेके जून 2025 के बीच सर्वे हुआ था, तब का डेटा है। समझ गए? यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। तो पूरा डेटा देखो ये कहता है हमारे देश में ना 55.9% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं और 11.3% बच्चे प्राइवेट एडिड स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्राइवेट एडिड स्कूल्स मतलब सरकार पैसा देती है, मैनेजमेंट प्राइवेट है। लेकिन एक बड़ी संख्या 31.9% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अनएडिड स्कूल्स में पढ़ते हैं, यानी पूरा प्राइवेट स्कूल, सरकार कोई पैसा नहीं देती, फीस बहुत ज्यादा हाई। अब यहां पे देखो सर्वे के डेटा में ना एक अर्बन रूरल डिवाइड भी देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, रूरल एरियाज में ना, ग्रामीण इलाकों में सिर्फ 24.3% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। मतलब रूरल एरियाज में यानी गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किंग हैं। लेकिन शहरों में ना 51.4% जो बच्चे हैं ना वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। यहां पे कहानी उल्टी है। मतलब आधे से ज्यादा शहर के बच्चे ना सरकारी स्कूल नहीं जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूल जाते हैं। समझ गए?
गांव में सिर्फ 24.3% बच्चे प्राइवेट स्कूल में, शहरों में 51.4% बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में। अगर आप पास्ट से कंपेयर करोगे ना, जैसे ये तो 80वें राउंड का सर्वे का डेटा है, अगर आप पास्ट में जाओगे, जैसे 75वें राउंड के सर्वे का डेटा जो 2017-18 में हुआ था, अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो उस समय देखो प्राइवेट स्कूल में जो गांव के बच्चे पढ़ रहे थे वो 20.9% थे। उस समय 2017-18 का डेटा है, सिर्फ 20.9% गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में थे और अब बढ़ के हो गए हैं 25.9%। ये प्राइमरी लेवल की हम बात कर रहे हैं। सीधा सा आप कंक्लूजन ये ड्रा कर सकते हो कि लोग सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। इसे देखो हम ये बोल सकते हैं फ्लाइट फॉर क्वालिटी, यानी पेरेंट्स को ये लगता है कि सरकारी स्कूलों में ना पढ़ाई नहीं होती, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन अगर दिलवानी है तो प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा, प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा। वो बेचारे अपना पेट काट कर भी बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़वाते हैं, ये सिचुएशन है। अब देखो बात करें, वो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़वाते हैं, इससे उनके जेब पर क्या असर होता है। देखो रूरल एरियाज में जो प्राइवेट स्कूल की जो फीस है वो 18,000 से शुरू होकर 33,000 तक है, और अर्बन एरियाज में ये फीस प्राइवेट स्कूल्स की 26,000 से शुरू होकर 49,000 तक जाती है। मतलब कुछ बहुत महंगे स्कूल्स भी होते हैं, वो तो आपको पता ही है, ये एवरेज निकाल के बताया है राइटर ने। अगर देखो आप इसे मंथली कन्वर्ट करोगे ना तो मंथली कितना आएगा, 2100 से लेके 4,000 के बीच में आएगा मंथली अगर आप कन्वर्ट करोगे तो। सोच के देखो इतनी फीस एक महीने की स्कूल की, बच्चों की, प्राइवेट स्कूल्स में। अब यहां पे देखो एक बहुत डीप एनालिसिस किया जाता है राइटर के द्वारा, मतलब लिंक किया जाता है फर्दर किसके साथ में लिंक किया जाता है। देखो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर से कंपेयर किया जाता है स्कूल की फीस को। प्राइवेट स्कूल की देखो प्री प्राइमरी फीस उतनी ही है जितनी हमारे देश में सबसे गरीब यानी पुअरेस्ट 5% जो हाउस होल्ड्स है ना उनकी मंथली इनकम है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बताता हूं। देखो जो प्राइवेट स्कूल की प्री प्राइमरी फीस जानते हो कितनी है? उतनी है जितनी हमारे देश में 5% जो सबसे गरीब है ना उनका पर कैपिटा मंथ का एक्सपेंडिचर है। एक महीना एक गरीब आदमी पूरा महीने कमाए तब जाके देखो वो प्री प्राइमरी लेवल पे जो बच्चा पढ़ रहा है ना प्राइवेट स्कूल में उसकी फीस भरेगा। तो फिर वो क्या खाएगा, बाकी काम कैसे करेगा, रहेगा कहां पे? इसे राइटर बोलते हैं फाइनेंशियल एक्सक्लूजन। मतलब अच्छी एजुकेशन सिर्फ उनके लिए जिनकी जेब भारी है, जिनकी जेब में पैसा है। तो ये आर्टिकल 21A की स्पिरिट के अगेंस्ट है। और देखो आप एक और चीज देखिए, ट्रैप ऑफ कोचिंग का ट्रैप आप देखिए। बच्चे ने फीस भी भर दी जैसे तैसे करके, माँ बाप ने फीस भर दी, लेकिन कहानी यहां पे खत्म नहीं होती है। अब एंट्री होती है प्राइवेट ट्यूशन की। अब एंट्री किसकी होती है? प्राइवेट ट्यूशन की एंट्री होती है। रूरल एरिया में ना 25.5% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। रूरल एरिया में 25.5% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। अर्बन एरियाज में 30.7% बच्चे ट्यूशन लेते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ती है ट्यूशन बढ़ती है। क्लास 12 तक आते आते 44.6% जो बच्चे हैं अर्बन एरियाज में वो ट्यूशन पर डिपेंडेंट होते हैं। सोच के देखो, अर्बन एरियाज में एवरेज 13,000 साल का एक्स्ट्रा खर्चा, और हायर सेकेंडरी स्कूल में है बच्चा तो 22,000 प्लस में ट्यूशन की फीस अलग। ये नंबर आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नंबर मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इशू का जो सेंसिटिविटी है ना वो समझो। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि देखो ये विशियस साइकिल है। प्राइवेट स्कूल्स फीस ज्यादा लेते हैं, लेकिन वहां पे देखो टीचर अक्सर अंडरपेड होते हैं या फिर अंडर क्वालिफाइड होते हैं प्राइवेट स्कूल्स में। मतलब जो अच्छे होते हैं वो तो गवर्नमेंट का एग्जाम क्लियर करते हैं, वहां चले जाते हैं। जिनकी कहीं जॉब नहीं लग पाती फिर वो प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं। अब कई स्कूल प्राइवेट ऐसे हैं जो ज़्यादा ही हाई फाई हैं, वो फिर फीस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, वो तो मिडिल क्लास की पहुंच से भी बाहर होते हैं। तो देखो प्राइवेट स्कूल्स में टीचर उतने अच्छे नहीं होते एक एवरेज प्राइवेट स्कूल में, तो मजबूरी में ना पेरेंट्स को अपने बच्चों को ना ट्यूशन लगवानी पड़ती है।
ये ना डबल फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है। और कुछ स्कॉलर्स तो ये बोलते हैं कि ट्यूशन भी आज के समय में ना एक स्टेटस सिंबल बन गया है, मेरा बच्चा ट्यूशन जाता है, ये प्रेस्टीज की बात बन गई है। और इन सब का रिजल्ट क्या हो रहा है कि बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, फिर ट्यूशन के पैसे दे रहा है। इन सब का रिजल्ट, इंपैक्ट जानते हो क्या होता है? इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये है इनइक्वालिटी। क्या? इनइक्वालिटी। अमीर का बच्चा देखो अच्छा स्कूल जाता है, अच्छी कोचिंग ले लेता है। गरीब का बच्चा बेचारा या तो अंडर फंडिंग सरकारी स्कूल में पढ़ता है या फिर घटिया से प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। दोनों के बीच का जो गैप है वो कभी नहीं भरेगा, और इसे ही हम बोलते हैं इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी। इंटरजनरेशनल इनइक्वालिटी। अब क्योंकि देखो गरीब का बच्चा घटिया स्कूल में पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ नहीं पाया, एजुकेशन खराब थी इसलिए कुछ कर नहीं पाया। रेयरली कुछ बच्चे होते हैं जो आगे निकल जाते हैं, बाकी तो वहीं रह जाते हैं। फिर वो उनकी अच्छी जॉब नहीं लग पाती, वो वहीं रह जाते हैं, गरीब के गरीब रह जाते हैं, फिर उनके बच्चे भी गरीब। ये इंटरजनरेशनल इक्वालिटी है, चलती जाती है जनरेशन बाय जनरेशन। फिर दूसरा है एजुकेशन एक कमोडिटी बन गई है। क्या बन गई है? एक वस्तु बन गई है, बिकने लगी है। पहले इसे पब्लिक गुड माना जाता था, लेकिन अब यह सिर्फ एक मार्केट प्रोडक्ट बन के रह गई है। क्या बन के रह गई है? मार्केट प्रोडक्ट। तीसरा, आर्टिकल में ना एक स्टडी बोली जाती है। स्टडी में यह बोला जाता है टीचर ट्यूशन इज नेगेटिवली एसोसिएटेड विद स्कूल्स एजुकेशन क्वालिटी। मतलब अगर स्कूल अच्छा होगा तो ट्यूशन की जरूरत कम होगी। हम ट्यूशन पे खर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स फेल हो रहे हैं। तो एक तो बच्चा प्राइवेट स्कूल जा रहा है, दूसरा उसके बाद भी ट्यूशन ले रहा है। तो सोच के देखो, इवन प्राइवेट स्कूल पैसा लेके भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। ये वाली प्रॉब्लम है। अब राइटर बोलते हैं देखो प्रॉब्लम डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा, थोड़े सॉल्यूशंस भी मैं बताता हूं। सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ना जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं भाई, उनको ठीक कर दो, उनको स्ट्रेंथन कर दो, आप मजबूत कर दो। सरकारी स्कूल्स को ना ट्रस्ट जीतना पड़ेगा बच्चों का, पेरेंट्स का। जैसे दिल्ली मॉडल है, दिल्ली में सरकारी स्कूल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, बढ़िया परफॉर्म करते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। तो सरकारी स्कूलों में ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करो, टीचर्स को ट्रेन करो। अगर देखो सरकारी स्कूल प्राइवेट जैसा दिखेगा तो पेरेंट्स भेजेंगे अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में। वो बेचारे खुश थोड़ी ना है बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज के। फिर आप ना प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस है ना उसे भी रेगुलेट करो, प्राइवेट स्कूल्स की फीस को रेगुलेट करो। सरकार को ना प्राइवेट स्कूल्स की फीस पर ना कैप लगाना पड़ेगा, कैप लगाना पड़ेगा, ताकि आर्बिट्ररी ढंग से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो फीस ना बढ़ाते जाएं बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट है टीचर क्वालिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। स्कूल टीचर्स की सैलरी और क्वालिटी दोनों इंप्रूव करो ताकि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ही ना पड़े, डबल बर्डन पड़े ही ना। समझ गए? लास्ट में देखो कंक्लूजन में, इस आर्टिकल के कंक्लूजन में ये बोला जाता है, नेल्सन मंडेला ने ना एक बात बोली थी, एजुकेशन देखो सबसे बड़ा हथियार है जिसकी सहायता से ना आप दुनिया को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर यह हथियार सिर्फ अमीरों के बच्चों के पास रहेगा तो दुनिया देखो कभी चेंज नहीं होगी, दुनिया बल्कि और ज्यादा डिवाइडेड होगी। हमें एजुकेशन को प्रिविलेज नहीं बनने देना है, हमें एजुकेशन को प्रिविलेज नहीं बनने देना है, हमें एजुकेशन को राइट बनाना है, अधिकार बनाना है। लेकिन आर्टिकल 21 जो ए है प्रैक्टिकली कमजोर है, इसे मजबूत करना होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, यूएस की ना नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के बारे में है। आप बोलोगे सर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यूएस आपको पता है दुनिया का सबसे पावरफुल देश है अभी भी। तो यूएस जैसा देश अपना जब रिपोर्ट कार्ड रिलीज करेगा या फिर फ्यूचर का सिलेबस रिलीज करेगा तो इसका असर देखो इंडिया पे भी पड़ता है। इंडिया यूएस रिलेशंस पे भी पड़ता है, इंडिया चाइना रिलेशंस पे भी पड़ता है, इंडिया रशिया रिलेशंस पे भी पड़ता है। तो आप सिलेबस में ना जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी मतलब क्या? देखो यूएस में ना एक कानून है 1986 का है, गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट। गोल्ड वाटर निकोलस एक्ट। अब ये जो एक्ट है ना, ये प्रेसिडेंट को मैंडेट देता है कि वो कांग्रेस को बताए कि अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो क्या रहने वाली है। अब देखो ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज की जाती है ना प्रेसिडेंट के द्वारा,
ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता, ये ग्रैंड स्ट्रेटजी होती है। मतलब इस स्ट्रेटजी से पता चलता है कि यूएस अगले कुछ सालों में दुनिया को कैसे देख रहा है। तो राइटर इसे बोलते हैं नोशनल, टाइटल में देखो क्या बोला जाता है। टाइटल यहां पे पूरा नहीं है, अलग टाइटल है, लेकिन वैसे आप आर्टिकल का टाइटल देखोगे ना, उसमें नोशनल सिक्योरिटी बोला जाता है, नोशनल सिक्योरिटी। अब नोशनल जो बोला जाता है, ये देखो एक व्यंग्य है, ये एक व्यंग्य है। नोशनल मतलब इमेजिनरी। तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो यूएस ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज की है, क्या वास्तव में ये सिक्योरिटी देगी या फिर ये सिर्फ ख्याली पुलाव है यूएस का? समझ गए? आर्टिकल में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली जाती है कि यूएस जो है वो ग्लोबल डोमिनेंस अपनी बरकरार रखना चाहता है, इसके साथ साथ आइसोलेशन में भी रहना चाहता है। ये अपने आप में पैराडॉक्स है। मतलब आइसोलेशन में रह के आप ग्लोबल जो डोमिनेंस है ना वो बरकरार नहीं रख सकते। कॉन्ट्राडिक्टरी है दोनों चीजें। अगर आपको दबदबा चाहिए वर्ल्ड में, तो आपको दुनिया में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अगर आपको आइसोलेशनिज्म चाहिए, जैसे यूपीएससी एस्पायरेंट्स आइसोलेशन में बंद कमरे में पढ़ते रहते हैं, तो आपको दुनिया से कटना पड़ेगा। तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती है कि डोमिनेंस भी आप बरकरार रखो लेकिन दुनिया से कट के रहो, अलग थलग रहो? ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ट्रंप की जो ये नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है ना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर है। इसे पॉलिटिकल साइंस में ना एक टर्म से पुकारा जाता है, ट्रांजैक्शनल रियलिज्म। क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शनल रियलिज्म बोला जाता है। ट्रांजैक्शनल रियलिज्म मतलब यूएसए कहता है मैं बॉस रहूंगा पर मैं सबका खर्चा नहीं उठाऊंगा। सीधी सी बात है, मैं बॉस रहना चाहता हूं बट मैं सबका खर्चा नहीं उठाना चाहता हूं। मैं ज्यादा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करना चाहता अपने जो मित्र देश हैं उनको। तो मेनली देखो 5 पिलर्स हैं जो ट्रंप ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिलीज की है ना, इसमें देखो 5 पिलर हैं। कौन कौन से पिलर्स हैं? देखो, पहला पिलर तो है एंड ऑफ मास माइग्रेशन। एंड ऑफ मास माइग्रेशन। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ये कहती है कि मास माइग्रेशन का जो ईरा है वो खत्म हो चुका है। अब देखो, यूएस की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में ये प्रोविजन इसलिए किया गया है क्योंकि ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ा है। अब वहां पे ना पॉपुलिज्म राइज हो रहा है, लोग नहीं चाहते कि बाहर से लोग यूएसए में आए, बॉर्डर क्लोज हो रहे हैं, और ट्रंप इस मुद्दे को काफी भुनाते भी हैं कि नहीं, मैं बाहर से लोगों को नहीं आने दूंगा। तो इस स्ट्रेटेजी में पहला पिलर यही है कि हम और लोगों को नहीं आने देना चाहते। तो ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर डायरेक्ट अटैक है, आप यूं कह सकते हो। समझ गए? अब दूसरा पिलर है कोर राइट्स को प्रोटेक्ट करना। कोर राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये एक प्रकार से देखो कल्चरल वार है। कल्चरल वार कैसे है? स्ट्रेटेजी कहती है कि हम दुनिया भर में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड रिलीजन को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप रुको, ये वो राइट्स नहीं है जो लिबरल सोचते हैं जिनकी सुरक्षा होनी चाहिए। ये कंजर्वेटिव वैल्यूज की बात है। कंजर्वेटिव वैल्यूज की बात है। जैसे अब ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से है ना, तो रिपब्लिकन पार्टी जो होती है वो कंजर्वेटिव वैल्यूज में विश्वास करती है। जैसे देखो, वो कल्चर के अगेंस्ट, एलजीबीटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, ये सब। तो यूएसए अपनी इंटरनल कल्चरल आइडेंटिटी को ना फॉरेन पॉलिसी में लेके आ रहा है, ये मतलब हुआ। तीसरा पिलर है एटलस सिंड्रोम। क्या है एटलस सिंड्रोम? पहला क्या था? एंड ऑफ माइग्रेशन ईरा। दूसरा क्या था? कल्चरल वार, अपनी इंटरनल कल्चरल आइडेंटिटी को फॉरेन पॉलिसी में लाना। तीसरा क्या है? एटलस सिंड्रोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा मतलब मिथोलॉजिकल भी हो जाएगा। ग्रीक मिथोलॉजी में ना, ग्रीक मिथोलॉजी में एटलस एक टाइटन होता है। एटलस वो टाइटन था जिसने अपने कंधों पर पूरी दुनिया उठा रखी थी। आप बोलोगे सर ऐसा थोड़ी ना होता है, मिथोलॉजी है ना, ग्रीक मिथोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। एटलस वो टाइटन था जिसने पूरी दुनिया को अपने कंधे पे उठा रखा था। तो आर्टिकल ये कहता है कि अब वो टाइम खत्म हो चुका है कि जैसे वर्ल्ड वार के बाद में यूएस ने ग्लोबल सिक्योरिटी का बोझ उठा रखा था ना, नाटो में, यूएन में, ओशंस को पेट्रोल करना, यूएस से बढ़ चढ़ के भाग लेता था ग्लोबल सिक्योरिटी में।
पूरा ग्लोबल पुलिसमैन था जो यूएस था, लेकिन अब वो जो ईरा है वो जा चुका है। अब यूएस ये बोल रहा है कि मैं पूरी दुनिया को अपने कंधों पे नहीं उठाना चाहता, बहुत हो गया, हम थक गए हैं भाई, अपना बोझ जो है वो तुम खुद उठाओ। इसे बोलते हैं रिट्रेंचमेंट, मतलब कि यूएसए अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, लेकिन पावर उसे अभी भी चाहिए, पावर से पीछे नहीं हटना है, समझ गए। फिर चौथा पिलर है पीस डील से संबंधित। पीस डील से संबंधित कि यूएस पीस डील करवाएगा, जैसे अब्राहम अकॉर्ड है, अब्राहम अकॉर्ड के तहत इजराइल और अरब नेशंस के रिश्ते नॉर्मलाइज किए गए। क्या शांति आई? देखो शांति उतनी उन देशों के बीच में चलो बेशक आ गई, लेकिन कुछ खास अरब और मतलब इजराइल और पैलेस्टीन के बाद में लड़ाई हो गई, हमास ने अटैक कर दिया, तो वेस्ट एशिया तो अनस्टेबल ही रहा। तो और ये जो पीस डील यूएसए करवाएगा, इसलिए नहीं कि वास्तव में शांति आए, इसलिए क्योंकि यूएसए ये दिखाना चाहता है कि देखो हमारा जो इन्फ्लुएंस है कहां कहां तक है, मतलब रिमोट कंट्रोल अभी भी यूएसए के पास में है। तो ये यूएस दिखाना चाहता है इन पीस डील्स के थ्रू, समझ गए। अब पांचवा पिलर की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जियो इकोनॉमिक से संबंधित। देखो पहले ना डिफेंस प्रायोरिटी हुआ करती थी, लेकिन अब यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कहती है कि हमारी प्रायोरिटी इकोनॉमिक है। क्या एक्शंस होंगे? हम ट्रेड डेफिसिट कम करेंगे चाइना के साथ में, ईयू के साथ में। हम चिप्स और मिनरल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते। अमेरिका में वापस फैक्ट्रीज लगवाना हमारा मकसद है। ऑयल और गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना हमारा मकसद है। जो यूएस में वॉल स्ट्रीट है, क्रिप्टो है, उसको सपोर्ट करना हमारा मकसद है। तो ये सब चीजें पांचवें पिलर में बोली गई हैं। तो 5 पिलर कौन से? सबसे पहला पिलर कौन सा बताइए? सबसे पहला पिलर मास माइग्रेशन को खत्म करना। दूसरा कोर राइट से संबंधित। तीसरा एटलस सिंड्रोम, पूरी दुनिया का बोझ हम नहीं उठाएंगे। चौथा पीस डील्स। पांचवा इकोनॉमिक सिक्योरिटी। तो आमतौर पे देखो यूएसए की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होती है वो दुश्मन देश को टारगेट करती है, जैसे रशिया को, चाइना को। लेकिन इस बार यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ने अपने दोस्तों को टारगेट किया है, यूरोपियन एलाइज को। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ये कहता है कि यूरोप जो है वो सिविलाइजेशनल इरेजर फेस कर रहा है, मतलब कि यूरोप का जो वजूद है वो खत्म होने वाला है। और इसका रीजन है इकोनॉमिक डिक्लाइन। यूरोप का इकोनॉमिक डिक्लाइन हो रहा है, ये बात बोली जाती है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में। स्पेसिफिकली देखो इस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट में ना जर्मनी को डांटा गया है, बोला गया है कि वहां पे अनस्टेबल माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स हैं, स्टेबल सरकार नहीं है जर्मनी में। वो बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं पीस की कि हम रशिया यूक्रेन के बारे में पीस करवाएंगे, बट एक्शन कुछ नहीं लेते हैं। लेकिन देखो इस स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट के आने के बाद में जर्मनी भी चुप नहीं बैठा। आर्टिकल में जर्मनी के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका रिएक्शन भी बताया गया है। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बोला, हमें देखो फ्रीडम पर अमेरिका से लेक्चर सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमें आउटसाइड एडवाइस की आवश्यकता नहीं है पीस के सिलसिले में। और लेकिन देखो ये बहुत बड़ी बात है जर्मनी और यूएस के बीच में कन्फ्लिक्ट आना, क्योंकि नाटो के बीच में दरार आने वाली बात हो गई। दोनों ही नाटो के इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। और अमेरिका देखो अब ये बोल रहा है कि हम नाटो को पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, तो फिर नाटो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टूट जाएगी, यूनिटी नहीं बचेगी इसमें। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया यूएस की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी से संबंधित। लास्ट में क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है सोशल मीडिया बैन से संबंधित। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।